हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 29 और 30 अगस्त 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहां पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और आपने हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है और साथ ही साथ आपने इस एप्लीकेशन का नाम याद रखना है। अफेयर्स क्लाउड नहीं है, करियर्स क्लाउड है। लेकिन आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन भी कर सकते हैं और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों 90 से 95% तक वो करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन ये हम किस तरह से कवर करेंगे? डेली सेक्शन मिलेगा, 3 सेक्शंस होंगे इसमें। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज होगा, जिसमें आप डेली बेसिस पे इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर होगा, वीकली में भी 3 सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज होगा, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर हफ्ते अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 पीडीएफ्स मिलेंगी डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ, मतलब 2 लाइन 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि आप जल्दी जल्दी में रिवीजन कर सको अपने एग्जाम से पहले। लेकिन आपकी प्रेपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही अच्छे टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी वो आपको एक ही पीडीएफ से मिल जाएगी। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट है तो आपको 3 अलग अलग चीजें मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में बैंकिंग एंड इकोनॉमी के करंट अफेयर, और साथ ही साथ आपको क्विज मिलेगा, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो मंथली बेसिस पे। और अगर जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का वो आप एक ही पीडीएफ से कवर करना चाहते हो तो एग्जाम पीडीएफ का यूज करें। डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी मिलेगा आपको। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट भी बताया जाएगा यहाँ पे बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, ताकि आपको पता लग सके कि एग्जामिनर यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हम आपके लिए स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और खास बात है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने कोई अलग अलग पैसे इसके लिए नहीं देने, आपको सिर्फ ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल रही हैं। वो कौन सी है? करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है, ईमेल से लॉगिन करके आपने 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले लेनी है और सारी चीजों को असेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है। एक बार चेक करें मेरे कहने से, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है करंट अफेयर या पढ़ना, तो वो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले, उनको फायदा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो डिफरेंस है प्राइस का वो बहुत ज्यादा नहीं है। और उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और दोस्तों खास बात है कि आप इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 29 और 30 अगस्त का। लेकिन उससे पहले यार सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें आपका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये बहुमूल्य है, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। और साथ ही साथ आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है BEML का, मतलब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत से डिफेंस प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। और किसको बनाया गया दोस्तों? अमित बनर्जी को बनाया गया। आंसर क्या होगा? अमित बनर्जी। इससे पहले ये पोजीशन जो है वो किसके पास थी? ये पोजीशन जो है वो दोस्तों थी हमारे पास दीपक कुमार होता जी, तो इनके पास थी ये पहले। इसका मतलब आपको पूछा जा सकता है, फॉर्मर जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो दीपक कुमार होता थे। लेकिन दोस्तों इन्होंने जनवरी 2021 के अंदर जो है वो आप कह सकते हो रिटायर हो चुके थे ये, जिसके कारण जो है वो एडिशनल चार्ज किसको दिया गया? MV राजेश्वर को दिया गया। किसको? MV राजाशेखर को, राजा शेखर को। लेकिन अब ये परमानेंट लगा देंगे अमित बनर्जी। नाम याद रखना आपने, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? 1984 में। तो आप देख सकते हो जो अमित बनर्जी हैं उनका चेहरा आप यहाँ पे देख सकते हो, टेक ओवर एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BEML। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि जब इन्होंने BEML ज्वाइन किया था 1987 में, तब इन्होंने सोचा नहीं होगा, 1984 में, तब इन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो एक दिन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे ये एज ए असिस्टेंट इंजीनियर ही अपॉइंट होकर आए थे। और 37 साल तक इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस के अंदर। खुद एक बहुत ही प्रख्यात इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री इन्होंने हासिल की थी। तो आप सोच सकते हो एक इंस्टीट्यूशन के प्रति आपका डेडिकेशन आपको बहुत ही अच्छे पद पे जो है वो लेके जा सकता है।
तो बाकी दो पोजीशंस आप देख सकते हो। सी विजय कुमार जी, ये रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं कौन सी कंपनी के, एससीएल टेक्नोलॉजीज के, क्योंकि शिव नडार जी जो वो रिजाइन कर चुके थे। राकेश अस्थाना जो कि एक आप कह सकते हो कंट्रोवर्सीज में चल रहा है, अभी भी फैसला जो है वो बाकी पड़ा है, लेकिन ये पुलिस कमिश्नर लगाए गए हैं किसके, दिल्ली के, जो कि हाईएस्ट पोजीशन है पुलिस के अंदर। तो याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमने कर ली हैं। इंडिया का रैंक क्या है फर्स्ट एडिशन में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस अडॉप्शन इंडेक्स में। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मतलब जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, सेंट्रलाइज नहीं है, आरबीआई नहीं देख रहा, कोई ब्रोकर नहीं है, उसके कोई एजेंसी नहीं है, वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चल रहा है, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो उसका एक लिस्ट जारी किया गया, इंडेक्स जारी किया गया, वो पहला ही एडिशन है। और उसमें टॉप कंट्री जो है वो कौन सी है, टॉप कंट्री है दोस्तों इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इंडिया का रैंक जो है वो इसमें क्या है, 6th रैंक है, सी आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया 6th बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस अडॉप्शन। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, चेन एनालिसिस ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जो खुद एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड कंपनी है। तो चेन एनालिसिस ने ये पब्लिश किया। टोटल कितनी कंट्रीज आंकी गई हैं, 154 कंट्रीज को आंका गया है। और इंडिया का स्थान कौन सा है, 6th रैंक है दोस्तों, 6th रैंक है। और टॉप कंट्री कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फर्स्ट रैंक है, दूसरा रैंक वियतनाम का है, और तीसरा किसका है, थाईलैंड का। और पॉपुलर टाइप जो है आप कह सकते हो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की, जिसको मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, और उसकी सिर्फ एक्सचेंजेस बनी हुई हैं अलग अलग तरह से, जैसे कि आप सकते हो एथीरियम, या आप कह सकते हो कि सिंपल लैंग्वेज में क्रिप्टोकरेंसीज, वो ज़्यादातर क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, क्योंकि वो किसके बेसिस पे चलती हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे डेवलप हुई हुई हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पे जो बनी हुई हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। और उसको कोई भी बैंक, कोई भी ब्रोकर, कोई भी एक्सचेंजेस जो हैं वो कंट्रोल नहीं करती, सिर्फ उसको लिस्ट किया जा सकता है। ये चीज़ को आपने याद रखना है। और दो चीजें मैं आपको और बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो आपने याद रखना है, इंडिया का सेकंड रैंक, रिसेंटली एक रैंकिंग जारी की गई थी जिसको कहा गया था ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रैंकिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो है वो 2021 का जारी किया गया था। इसमें इंडिया का स्थान जो है वो दोस्तों कौन सा था, दूसरा स्थान था। टॉप कंट्री कौन सी थी, इसमें चाइना थी, और दूसरा रैंक इंडिया का था, क्योंकि 2020 में यूएसए ने इसमें सेकंड रैंक हासिल किया था, लेकिन अब यूएसए कौन से रैंक पे है, थर्ड रैंक पे है। इंडिया ने यूएसए को पछाड़ दिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अंदर। और आपने दूसरा जो रैंक याद करना है वो यहां से करोगे आप, जो रिसेंट रिलेटेड न्यूज में, कि ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स भी जारी किया था, कि कौन सी कंट्री ने ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट करने की क्षमता है, जब वहां पे अडॉप्ट किया जा सकता है। ये भी चेन एनालिसिस का ही एक सर्वे था, जिसमें इंडिया का दूसरा स्थान था, क्योंकि टॉप कंट्री कौन सी थी, वियतनाम थी। कौन सी कंट्री थी, वियतनाम थी। ये भी 154 कंट्रीज में से आंका गया था। तो इस चीज को आपने याद रखना है। जो जो चीजें मैंने बताई हैं, 3 इंडेक्स हम कर चुके हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। Who is appointed as the new Chief Executive Officer CEO of Broadcast Audience Research Council India? आप यहाँ पे चेहरा देख सकते हो, बार्क यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल देख सकते हो, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेलीविजन मेजरमेंट साइंस इंडस्ट्री है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेलीविजन मेजरमेंट साइंस इंडस्ट्री बॉडी है। और इसके जो सीईओ बनाए गए हैं वो नकुल चोपड़ा बनाए गए हैं। आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा इसका। इसके पहले ये पोजीशन जो है वो सुनील ल्यूला के पास थी, ये आप याद रखोगे, इनके पास थी ये पोजीशन। लेकिन अब जो है वो ये पोजीशन किसके पास चली गई, नकुल चोपड़ा के पास। और ये बॉडी जो है वो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और न्यू यूनियन मिनिस्टर आपको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पता है, अनुराग सिंह ठाकुर जी, जो कि पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते थे फाइनेंस के अंदर, लेकिन अब जो है वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनको दे दी गई है। इवन इनको स्पोर्ट्स का मिनिस्टर भी जो है बना दिया गया है। लेकिन दोस्तों याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नकुल चोपड़ा। लेकिन बाकी जो अपॉइंटमेंट्स देख रहे हो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप देख रहे हो टीवी नरेंद्रन, ये रिसेंटली कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बनाए गए 1 साल के लिए, 2021-22 के लिए। जेबी मोहापात्रा, ये इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन का, सीबीडीटी का, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का। अब्दुल्ला शाहिद बेसिकली 76th सेशन जो होना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसके प्रेसिडेंट बनाए गए 76th सेशन के। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो 12th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स जो है वो 2021 में किसको मिला है। इसमें इंडियन मूवीज के लिए या इंडियन सीरीज के लिए ये अवार्ड मिलता है, लेकिन ये होता कहाँ पे, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021। 12वां एडिशन है दोस्तों इसका। और याद रखना है 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ विक्टोरिया जो है वो इसको क्या करती है, फंड करती है।
और इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अनुराग बासु को, उनकी मूवी थी लूडो, उन्होंने बनाई थी, जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला, तो बी आंसर होगा। लेकिन इसमें आपने 6 तरह के अलग अलग अवार्ड याद रखने हैं। एक तो बेस्ट एक्टर मूवीज के अंदर जो है वो किसको मिला, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस मेल कैटेगरी में सूर्या शिव कुमार को मिला है, जिन्होंने एक मूवी की थी सोरा राय पोट्रू। और सोरा राय पोट्रू का मतलब होता है कि जो बहादुर है उसकी प्रेज करना, उसकी बड़ाई करना, तो उसको कहते हैं सोरा राय पोट्रू। तो सूर्या शिव कुमार को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस मूवीज के अंदर मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल विद्या बालन को मिला है शेरनी मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर मैं बात कर चुका हूँ अनुराग बासु को लूडो मूवी के लिए। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से हो गए, बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु, बेस्ट एक्टर मूवीज के अंदर मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस मेल किसको मिला है, शिव कुमार को। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो मूवीज के अंदर मिला है विद्या बालन को। और यहाँ पे आपने बेस्ट मूवी भी याद रखना है, बेस्ट मूवी दोस्तों यही है, कौन सी, सोरा राय पोत्रू, यही बेस्ट मूवी है, याद रखना है, तमिल लैंग्वेज के अंदर बनाई गई है। और अब आते हैं सीरीज में। सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो किसको मिला, मनोज वाजपेयी जी को फैमिली मैन के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस वो भी फैमिली मैन की, जो कि बहुत ही अच्छा रोल इन्होंने किया था समांथा, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो इनको सराहाया गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, समांथा को, बहुत ही अच्छा रोल फैमिली मैन के अंदर। और बेस्ट सीरीज दोस्तों मिर्जापुर, सबकी फेवरेट है मिर्जापुर सीरीज का जो सीजन 2 है उसको बेस्ट सीरीज का अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, मतलब आपने 7 तरह के अवार्ड जो है वो इसमें याद रखने हैं। ये अवार्ड 2012 में स्टार्ट किए गए थे इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, और ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया में दिए जाते हैं। और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, सोरा राय पोत्रू। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, अभी मैंने आपको फोटो दिखाया था, सूर्य शिव कुमार को, या शिव कुमार भी याद रख सकते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का विद्या बालन को। बेस्ट डायरेक्टर का किसको, अनुराग बसु को, और वो कौन सी मूवी के लिए, लूडो के लिए। बेस्ट एक्टर सीरीज के अंदर मनोज वाजपेयी जी को। और बेस्ट एक्ट्रेस सीरीज के लिए समांथा को, वो भी फैमिली मैन 2 के लिए। और तीसरा और लास्ट हमारे पास अवार्ड कौन सा था, वो था हमारे पास बेस्ट सीरीज, वो कौन सी है, मिर्जापुर सीजन 2। ये सातों के सातों आपने याद कर लेने हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक जस्ट स्लाइड से आप कवर करोगे इसको, मतलब पिक्चर से। यूके इंडिया कोविड-19 स्टडी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक अवार्ड दिया गया है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट साइंटिफिक कोलैबोरेशन हुई थी एक कोविड-19 का इम्पैक्ट देखने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स में। 1,40,000 पेशेंट्स और 116 कंट्रीज को ये इन्वॉल्व करती है पूरी स्टडी, मतलब 1,40,000 पेशेंट्स के ऊपर ये स्टडी की गई थी 116 कंट्रीज में से। और इस अवार्ड दिया गया किस काम के लिए, मोस्ट ऑथर्स ऑन ए सिंगल पीयर रिव्यूड एकेडमिक पेपर, सबसे ज़्यादा ये पेपर रिव्यू किया गया और सबसे ज़्यादा ऑथर्स ने इसको पब्लिश किया था। आप कह सकते हो यूनाइटेड किंगडम ने, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की हेल्प से कोविड-19 का इम्पैक्ट देखा था इंडियन हॉस्पिटल्स ने किस तरह से उसको कंडक्ट किया, पूरे वर्ल्ड के अंदर उसमें अलग अलग हॉस्पिटल्स ने किस तरह से उसको कंडक्ट किया, उसके बारे में इसमें जानकारी है। और इंडिया में से कोविड-19 को स्पेशली 54 हॉस्पिटल्स को कवर किया गया कि किस तरह से स्टडी सामने आई कोविड-19 से रिलेटेड अलग अलग हॉस्पिटल की। इवन इटली और जर्मनी भी जो हैं उतने ही हॉस्पिटल्स कवर किए गए हैं उसमें भी। इसमें 1,40,000 पेशेंट्स को कवर किया गया, 116 कंट्रीज को कवर जो है वो किया गया, और उसका डाटा जो है वो उसमें पब्लिश किया गया है। तो याद रखना है यूनाइटेड किंगडम इंडिया कोविड-19 स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है दोस्तों आपने। और क्वेश्चन क्या है हमारा, विच स्टेट इज द ओनली स्टेट टू हैव मोर देन 1 वाटर प्लस सिटी। तो वाटर प्लस सिटी का मतलब यार बहुत ही सिंपल है कि जिसमें 24 घंटे आपको जो है वो साफ पानी मिलेगा, लेकिन वो वाला पानी जो है वो सारा का सारा ट्रीटेबल होगा। मतलब कहने का ये है कि जितना भी हाउस होल्ड से पानी आ रहा है, बाहर आ रहा है, जितना भी इंडस्ट्री से पानी बाहर आ रहा है, वो उसको ट्रीट किया जाएगा ताकि वो पानी जो है वो किसी और को खराब ना कर सके चीज़ को। तो उसको हम कहते हैं वाटर प्लस सिटी। और पहली सिटी इंडिया के अंदर वो कौन सी, इंदौर, जो कि सबसे स्वच्छ सिटी भी है पूरे भारत की, तो उसको ये जो है वो वाटर प्लस सिटी मिला है। अब तो 9 शहरों को मिल चुका है दोस्तों, 9 शहरों की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मिल चुका है। लेकिन एक ही स्टेट जिसमें 3 शहरों को मिल चुका है, 3 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मिल चुका है, वो पूरे इंडिया में एक ही स्टेट है, और वो स्टेट कौन सी है, आंध्र प्रदेश है। डी आंसर होगा। और वो 3 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कौन कौन सी हैं, एक तो विशाखापट्टनम है दोस्तों, एक हमारे पास विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा, और एक हमारे पास है तिरुपति म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तिरुपति म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये आंध्र प्रदेश के 3 हैं।
और ये सर्टिफिकेशन जो है वो स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण असेसमेंट के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से ये दिया जाता है। और याद रखना है, आंध्र प्रदेश ऐसी एक ही स्टेट है जिसमें 3 शहरों को वाटर प्लस सिटी का टाइटल जो है वो मिला है। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आंध्र प्रदेश के बारे में भी याद रखोगे। वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी जी जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर जो है वो विश्वभूषण हरिचंदन है, जिनको रिसेंटली कलिंग स्वान अवार्ड भी मिला उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पे आपको 3 नेशनल पार्क मिल जाएंगे। पापीकोंडा नेशनल पार्क मिल जाएगा, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहीं पे आपको जो है वो नमेश्वरम या राजीव गांधी नेशनल पार्क भी मिल जाएगा। बिल्कुल याद रखोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन? तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इको सेंसिटिव जोन बनाने का फायदा क्या होता है। इको सेंसिटिव जोन बनाने का जो फायदा होगा उससे ये होगा कि आप उस एरिया के आसपास या उस एरिया के अंदर जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकते। आप वहाँ पे कोई ब्रिक मेकिंग मतलब ईंट का कारखाना नहीं लगा सकते। आप वहाँ पे कोई लकड़ी को जलाने का काम नहीं कर सकते, लकड़ी को काटने का काम नहीं कर सकते, और ना ही कोई पानी को वहाँ पे छोड़ने का काम कर सकते हो। इवन वहाँ पे कोई होटल कंस्ट्रक्शन या रिजॉर्ट बनाने की भी परमिशन नहीं है, इवन 1 किलोमीटर के दायरे में उस एरिया के आसपास। तो ये मतलब उसके फायदे जो है वो मिल जाते हैं इको सेंसिटिव जोन बनाने के। और रिसेंटली ये असम की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया है। तो ऑप्शन को हटाते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। सीता नदी दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर है, याद रखोगे कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। और काइमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के अंदर है। और थोल बर्ड सेंचुरी जो है वो गुजरात के अंदर है। तो इसका मतलब आंसर एक ही बचा है हमारे पास, दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे दोस्तों? असम के अंदर है। तो आंसर यहाँ से क्लियर है कि क्या होगा, सी जो है वो हमारे पास आंसर होगा। याद रखना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको इको सेंसिटिव जोन बनाया गया, लेकिन ये स्पेशली असम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने याद रखना है ये रामसर साइट है। रामसर का मतलब वेटलैंड है, जो रामसर ईरान के तहत जो है वो डिक्लेयर की गई है। और ये असम की एक ही है और वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स और इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है, क्योंकि इसमें आपको 150 बर्ड की अलग अलग प्रजातियां मिल जाएंगी, 12 अलग अलग तरह के रेप्टाइल मिल जाते हैं, 50 तरह की अलग सी प्रजातियां आपको मछली की मिल जाएंगी। तो मतलब बहुत ही बड़ा जो है वो ये एरिया है। और इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में, नेशनल पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका फायदा जो है वो ऑलरेडी क्या है। लेकिन असम के बारे में याद रखोगे, चीफ मिनिस्टर जो है वो हिमंत बिस्वा शर्मा है। और साथ ही साथ इसके जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं। यहाँ पे 7 नेशनल पार्क है, हर रोज डिस्कस करते हैं ऑलमोस्ट। 7th और 6th में आपको बता देता हूँ जो रिसेंटली डिक्लेयर किए गए हैं। एक तो दहिंग पटकाई, एक रायमोना नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेडियम का नाम बदल के जो है वो नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया है, जो कि कौन से शहर में है, ये आपने बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा जी जो कि आप कह सकते हो कि ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर जेवलिन थ्रो में इन्होंने जो है वो ये जीता है। और ये स्टेडियम का नाम था पहले जो है वो था आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम। क्या नाम था? आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम, जो कि कहाँ पे था? पुणे में। अब उसका नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। तो बिल्कुल सिंपल है। नीरज चोपड़ा जी जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो के अंदर। और ऐसा पहली बार हुआ है, फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड अवार्ड जो है गोल्ड हमारे पास आया है इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। अदरवाइज दूसरा गोल्ड मेडल है अभिनव बिंद्रा ने जो है वो लास्ट टाइम जीता था शूटिंग के अंदर। और दोस्तों आपने एक बात और याद रखनी है कि जो नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के अंदर और एशियन गेम्स 2018 के अंदर भी जो है वो गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इनको अर्जुन अवार्ड भी जो है वो मिला हुआ है 2018 के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आनंद मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई है कौन सी कंपनी के द्वारा अपने एजेंट्स और इंटरमीडिएटरीज के लिए, ताकि उस एप्लीकेशन का यूज़ करके वो कंपनी के लिए जो है वो पॉलिसीज़ जो हैं वो वहाँ से इनरोल कर सके। मतलब किसी बंदे ने अगर पॉलिसी लेनी है, कोई पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जो है वो सीधा मोबाइल से थ्रू जो है वो इसको इनरोल कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन को किसने स्टार्ट किया है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से स्टार्ट किया गया। और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? आनंद। दोस्तों आनंद का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ANA का मतलब है आत्मनिर्भर एजेंट, आत्मनिर्भर एजेंट। NDA का मतलब है न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है
पेपरलेस जो है वो ऑनबोर्डिंग हो सकती है। किसी को भी पॉलिसी चाहिए आप ऑनलाइन ही जो है वो मतलब इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो ले सकते हो, तो पेपरलेस फॉर्मेट है। अगर केवाईसी होगी, नो योर कस्टमर जो वेरिफिकेशंस होती हैं वो भी जो है वो ऑनलाइन होगी। आधार बेस्ड जो है वो ई ऑथेंटिफिकेशन होगी। और ये सिर्फ एलआईसी एजेंट्स और इंटरमीडिएटरीज के लिए, और कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मेन मकसद यही है कि कस्टमर्स का जो पॉलिसी लेने का जो आनंद है वो और भी जो है वो क्या किया जाए, अच्छा किया जा सके, मतलब उनको आराम से जो है वो पॉलिसी में इनरोल किया जा सके। और एलआईसी के बारे में याद रखोगे, एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी। इसके चेयरमैन एमआर कुमार हैं जिन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च भी किया। और इसके दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर 4 हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन, 4 हैं। तो कौन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती हैं, मुकेश कुमार गुप्ता हैं, और एक राजकुमार जी हैं, और एक रिसेंटली अपॉइंट की गई थी, कौन है? इपे मिनी। तो मैंने आपको बताया था आईपे या इपे मिनी। तो ये आपने याद रखना, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आरबीआई ने जो पहले कैप लगाया हुआ था कि अगर इंडिया से नेपाल पैसे भेजने हैं तो आप 50,000 रुपये ही एक ट्रांजेक्शन के अंदर भेज सकते हो, और एक साल के अंदर सिर्फ 12 बार ही ये पैसे भेज सकते हो, ये भी रिस्ट्रिक्शन थी। अब ये दोनों रिस्ट्रिक्शन हटा दी हैं, और 12 वाली भी हटा दी, और 50,000 से बढ़ा के अब 2 लाख भी कर दिया कि एक बार पैसा भेजने के लिए आप 2 लाख रुपए तक का पैसा इंडिया से नेपाल भेज सकते हो। तो मतलब सुखद हो गया। जो यहाँ पे नेपाल की तरफ पैसा भेजना चाहते थे तो 50,000 से अब बढ़ा के 2 लाख कर दिया है। पहले 12 बार ही भेज सकते थे पूरे साल के अंदर, अब जो है वो आपकी ये लिमिट भी हटा दी, आप कितनी मर्जी बार जो है वो पैसा भेज सकते हो। ये एक एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007, उसके तहत आरबीआई ने इसको किया है। और इससे क्या होगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो रेमिटेंसीज हैं वो और बढ़ेंगी, और साथ ही साथ इस फैसिलिटी को आरबीआई ने 2008 में स्टार्ट किया था। आरबीआई ने दोस्तों बैंक्स का शेयर भी बढ़ा दिया अगर वो कॉइन को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर वो कॉइन का एक बैग डिस्ट्रीब्यूट करता था पहले अगर कोई बैंक, तो आरबीआई उनको 25 रुपये देता था। लेकिन अब अगर एक बैग डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसको 65 रुपये मिलेंगे एज ए इंसेंटिव। अगर वो रूरल एरिया है और सेमी अर्बन एरिया है तो उसमें 10 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये मतलब आपको शायद पता नहीं था कि अगर कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका अगर एक पूरा बैग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो उसमें 25 रुपये से बढ़ा के 65 हो गया अब। और सेमी अर्बन या रूरल एरिया में वो 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे पर कॉइन, पर बैग आप कह सकते हो, पर कॉइन नहीं, पर बैग। और ये आरबीआई का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स पॉलिसी को लेके जो है वो एक इंसेंटिव है जो दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक टूल किट लॉन्च की है ताकि क्वांटम कंप्यूटिंग की रिसर्च इंडिया के अंदर बढ़ सके, और इस पूरे टूल किट का नाम है क्यू सिम। याद रखना है क्या नाम है, क्यू सिम। तो आप देख सकते हो क्यू सिम को लॉन्च किया गया क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च इंडिया के अंदर, और इसका मतलब है क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट। मतलब इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग की जो कॉस्ट इफेक्टिव रिसर्च है वो हो सके, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत आता है क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर। लेकिन इसमें पता होना चाहिए कि क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है। क्वांटम कंप्यूटिंग होती है कि क्वांटम फिजिक्स के मेथड्स को यूज करके हम कंप्यूटिंग के नए तरीके ढूंढ सके। मतलब क्वांटम फिजिक्स के मेथड्स को यूज करके हम कंप्यूटिंग के नए मेथड यूज सके, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर में क्या होता है कि एक बिट होती है जो कि या तो 0 होगी या फिर क्या होगी, 1 होगी। लेकिन जो आप कह सकते हो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है उसमें क्यू बिट्स होती हैं, क्यू बिट्स। उसमें 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, दोनों सुपरपोजिशन भी हो सकते हैं, दोनों भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ इससे कंप्यूटर्स की एबिलिटी जो है वो और क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको स्टूडेंट्स और रिसर्चर दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए फायदेमंद है। इवन जो एजुकेशन और रिसर्च लेवल पे जो काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, स्किल्स को डिजाइन कर रहे हैं, उसमें क्वांटम हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, तो उसमें ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और क्वांटम सिमुलेटर्स वो डिवाइसेस होती हैं जिसको साइंटिस्ट जो है वो क्वांटम इफेक्ट्स को देखने में जो है वो यूज़ करते हैं, जो कि आम लैब में जो है वो इसको नहीं देखा जा सकता, तो क्वांटम सिमुलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए बहुत अच्छे से आपने इस प्लेटफॉर्म को याद रखना है, क्यू सिम, क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट, नाम जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया है। तो यूनियन मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, अश्विनी वैष्णव, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, ओडिशा, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग। ये बुक जो है वो किसके बारे में लिखी हुई है ये आपने बताना है। तो एक तो बुक का नाम इंपॉर्टेंट हो गया, और ये बुक की पहली कॉपी भी उसी बंदे को दी गई है जिसके बारे में ये लिखी गई है, मतलब उसकी पहली कॉपी जो है वो उस बंदे को दी गई है जिसके बारे में ये लिखी गई है। और मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, एक हिंट देता हूँ, उस बंदे का 4था साल चल रहा है अभी उस पोजीशन के ऊपर।
तो नरेंद्र मोदी जी तो हो नहीं सकते, क्योंकि उनका तो अभी मतलब इस पोजीशन के ऊपर आप कह सकते हो कि दूसरा साल चल रहा है। ओम बिरला जी आप कह सकते हो कि उनका भी जो है वो टाइम पीरियड अभी रिसेंटली 2019 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब आंसर जो है वो हमारे पास क्या होगा, रामनाथ कोविंद हो सकता है, वेंकैया नायडू, क्योंकि ये भी 2017 में अपॉइंट हुए थे, दे भी 2017 में हुए थे। तो आंसर इसका दोस्तों है एम वेंकैया नायडू, और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, बी आंसर होगा। तो आप देख सकते हो वेंकैया नायडू जी की यहाँ पे फोटो, और बुक का नाम है रिकलेक्टिंग रिकलेक्टिंग रिकनेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग। तो थोड़ा सा मतलब याद भी रहेगा, अच्छी सी राइम भी बन रही है यहाँ पे। और ये चौथा साल चल रहा है एम वेंकैया नायडू जी का, क्योंकि 2017 में उनको अपॉइंट किया गया था, 2022 तक इनका टाइम पीरियड, अगले साल चेंज होना है। और इस बुक के अंदर 183 पेजेस हैं, जिसमें अलग अलग पिक्चर्स हैं, वर्ड्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं टोटल, जिसमें एम वेंकैया नायडू जी की थ्योरीज, क्या वो सोचते हैं, क्या आइडियाज़ हैं, उनका क्या विजन है, उसके बारे में बताया हुआ है। और एम वेंकैया नायडू जी जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से। नेल्लोर मतलब आंध्र प्रदेश से वो बिलोंग करते हैं। तो याद रखना है, रिफ्लेक्टिंग रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग किसकी बुक है, वेंकैया नायडू जी की, चौथे साल के बारे में बताया हुआ है। और ये बुक बेंट किसने की है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, कॉन्स्टिट्यूंसी हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ श्योर पेट्रोल वेसल, उस शिप का नाम बताना है जो कि रिसेंटली राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च की है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर 6 शिप्स जो है वो लॉन्च कर दिए गए, ये 7वां था, लास्ट था, 7 शिप्स लॉन्च करने थे इस पूरी क्लास के अंदर, और इसमें लॉन्च किया गया रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विग्रह। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो आप देख सकते हो राजनाथ सिंह जी ने इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विग्रह को लॉन्च किया, और ये पहली बार हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर शिपयार्ड कंपनी जो है वो L&T लॉरेंस एंड टर्बो, उन्होंने इसको डिजाइन भी किया और कंस्ट्रक्ट भी किया इस ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को। और L&T ने ऑलरेडी जो है वो जो पहले वाली 6 बनाई थी वो भी इन्होंने बनाई थी। जो पहले वाली थी वो कौन कौन सी थी, विक्रम थी, ICGS विक्रम, विजय थी, विक्रम सबसे पहले बनाई गई थी, विजय थी, वीरा थी, इसके बाद वराहा थी, इसके बाद वरद थी, और लास्ट में हमारे पास थी वजर। और अभी जो है वो हमारे पास लॉन्च कर दी गई है कौन सी, विग्रह। तो ये 7 की सीरीज थी और 7 की 7 कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2015 के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था बनाने के लिए 7 को, किसको, L&T को। और दोस्तों याद रखना है, ये बहुत ही मतलब बेहतरीन शिप्स बनाई गई हैं जो कि मैरीटाइम ऑपरेशंस कर सकती हैं, किसी कंट्री के किसी आइलैंड में हर तरह के मैरीटाइम ऑपरेशन किए जा सकते हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड से इसका संबंध है, तो याद रखना इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, कृष्णा स्वामी नटराजन, कृष्णा स्वामी नटराजन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, उनको एडिशनल चार्ज मिल गया एज ए गवर्नर कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का। दोस्तों एक बात याद रखनी है, ये मैंने कल भी क्वेश्चन कवर किया था, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखा होगा आपने कल की, तो मैंने बताया था कि मेरा काम मेरा मान एक स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें जो अनस्किल्ड यूथ है या आप कह सकते हो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी 12 महीने तक, और 2500 रुपये पर महीने दिए भी जाएंगे 1 साल तक, तो उनको ताकि काम मिल सके। और उस टाइम पे मैंने बताया था कि पंजाब के जो पुराने गवर्नर थे VP सिंह बदनौर जी, उनकी जगह अब एडिशनल चार्ज दे दिया गया किसको, बनवारी लाल पुरोहित जी को। तो आंसर क्या होगा, पंजाब होगा, डी आंसर होगा। लेकिन ये स्टार्टिंग से चलता आ रहा है कि जो गवर्नर होगा पंजाब का, वहीं एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा किसका, चंडीगढ़ का। तो इसका मतलब बनवारी लाल पुरोहित जी चंडीगढ़ के भी एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं एडिशनल तौर पे, और पंजाब के भी गवर्नर बने हैं एडिशनल तौर पे, ये आपने याद रखना है। और दोस्तों बाकी जो गवर्नर हैं वो भी याद रख सकते हो, जैसे राजस्थान के आपको पता है कलराज मिश्रा जी, मणिपुर के रिसेंटली हमने क्वेश्चन कवर किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट में, इनके कौन है, यहाँ पे आप देखोगे ला गणेशन जो है वो इनके नए गवर्नर हैं। पुडुचेरी के जो है वो तामलिसाई सौंदर्य रंजन है, और इनके पास भी एडिशनल चार्ज है क्योंकि ये ओरिजिनली गवर्नर कौन सी स्टेट की हैं, तेलंगाना की हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसका मतलब अब बनवारी लाल पुरोहित जी के पास 3 चार्ज हैं, तो तमिलनाडु के गवर्नर परमानेंट, एडिशनल चार्ज पंजाब के गवर्नर, और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा हॉस्पिटल जो है वो ऐसा इंडिया का पहला हॉस्पिटल बन चुका है जिसमें फायर स्टेशन जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही लगाया जाएगा, उन्हीं की बिल्डिंग के अंदर लगाया जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन, ओनली स्लाइड से याद कर ले, आंसर क्या होगा इसका, एम्स दिल्ली होगा, बी जो है वो इसका आंसर होगा। और इसमें एक टाई अप जो है वो आप कह सकते हो किया गया है किसके साथ, दिल्ली फायर सर्विस के साथ टाई अप किया गया है, वो इस फायर स्टेशन को बनाएंगे एम्स की बिल्डिंग के अंदर। और ये पूरा फायर स्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एम्स के द्वारा डेवलप किया जाएगा, लेकिन जो पूरे इक्विपमेंट है, मैन पावर है, वो दिल्ली फायर सर्विसेज की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कौन सी कंपनी ऐसी पहली कंपनी बन चुकी है जो कि अपना एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर जो है वो खोलने जा रही है, कहाँ पे, गिफ्ट सिटी के अंदर, जहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है गांधीनगर के अंदर।
और पहला एक्सेलरेटर का मतलब है स्टार्टअप एक्सेलरेटर। ये कंपनी हेल्प करेगी नए स्टार्टअप्स को उस जगह पे अगर वो अपना सेंटर खोलते हैं। और ये कंपनी है फिनेक्स लैब्स। याद रखना इसका पूरा नाम जो है वो फिनेक्स लैब्स का क्या है, फाइनेंशियल इनोवेशन। FIN का मतलब फाइनेंशियल इनोवेशन, एक्स का मतलब है एनालिटिक्स लैब्स। कहाँ की कंपनी है, साउथ कोरिया की है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, सियोल के अंदर। और इस कंपनी ने ये कहा है कि जितने भी स्टार्टअप्स जो हैं वो खोल रहे हैं, वो स्टार्टअप्स जो हैं वो अगर फाइनेंशियल सेंटर्स में खोल रहे हैं तो इसका मतलब हम उनको अलग अलग तरह की हेल्प करेंगे, चाहे वो फंडिंग है, चाहे वो नेटवर्किंग है, चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से जोड़ना है, वो सारा फिनेक्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। और इसके लिए इन्होंने नॉलेज पार्टनर किसको चुना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को चुना है। लेकिन इसमें एक और न्यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। लाइक जो हमारी गिफ्ट सिटी है उसका एक टाई अप हुआ है किसके साथ, ANSR ग्लोबल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, कि अगर कोई भी आप कह सकते हो कि यूनिट खोलना चाहता है गिफ्ट सिटी के अंदर, तो उसको प्रमोट किया जाएगा ग्लोबल इन हाउस सेंटर के तौर पे या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के तौर पे। मतलब कह सकते हो कि जो ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स हैं वो एक हाई एंड प्रोसेसिंग सेंटर्स होंगे, जिसमें अलग अलग तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। और गिफ्ट सिटी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है दोस्तों। अगर वहाँ पे अगर कोई बंदा अपना बिजनेस खोलता है इंटरनेशनल सर्विस सेंटर के अंदर, तो कम्पिटिटिव टैक्स रेट्स होंगे उसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में दिया जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी, अलग अलग तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएंगे ताकि इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को प्रमोट किया जा सके। और इसके बारे में याद रखना है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर 2019 में इसका एक एक्ट आया था, 2020 में इसको बनाया दिया गया। गांधीनगर है इसका हेडक्वार्टर है, अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो। और इसके जो पहले चेयरमैन थे और आज भी वही हैं, इंजेती श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कौन सी कंपनी को, ताकि वो 14 इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस यूनिट जो है वो बना सके इंडियन नेवी के लिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है महिंद्रा डिफेंस को। और इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 1350 करोड़ रुपीज़ है। और इसमें क्या होगा कि ये 14 इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट्स जो बनेंगे, ये पानी के नीचे से होने वाले अटैक्स को रोकेगी, उसको जो है वो रोका जाएगा। और बहुत ही अच्छी कॉस्ट से जो है वो इसको टाई अप किया गया, और पहली बार होगा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी इंडियन कंपनी बना रही है। तो अंडर वाटर इक्विपमेंट बनाए जाएंगे इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। वो नीचे से होने वाला हमला, जो पानी के नीचे से होने वाला हमला है, उसको रोका जा सकता है। इसमें सेंसर्स लगे होंगे, और सेंसर जो है वो अलग अलग तरह की सर्विलेंस प्रोवाइड करेंगे, इनपुट प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा और उसको रोकने में कामयाब हो सकते हैं हम। और ये महिंद्रा डिफेंस सिस्टम की तरफ से किया गया है, जो कि आप कह सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक यूनिट है। 2012 में इसको बनाया गया था और इसके CEO हैं राजीव गुप्ता। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि कंपनी क्या है और काम क्या करती है ये इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस यूनिट। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में आपको बताइए, राजनाथ सिंह जी हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ है, यूपी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सीरीज लॉन्च की गई है। भारत सीरीज का मतलब BH सीरीज जो है वो लॉन्च की गई है। इसका मतलब कि अगर BH सीरीज वाले नंबर जो होंगे उसमें व्हीकल्स को ट्रांसफर करने के लिए आपको भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है वो अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है तो व्हीकल्स को आपने उसी स्टेट के नाम पे जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट या UT में जाते हो तो आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास BS सीरीज़ का नंबर है। तो ये खासियत है इसकी BS सीरीज़ की। तो BS सीरीज़ मतलब कोई आपको नया रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं अगर आप एक स्टेट या दूसरी स्टेट में जाते हो या यूनियन टेरिटरीज़ में जाते हो। तो री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत इसमें नहीं है जब भी आप जाओगे। और इसमें मोटर व्हीकल टैक्स जो लगेगा वो 2 साल का लगा दिया जाएगा, या फिर 4 का या 6 का, मतलब 2 के मल्टीपल में। लेकिन जब 14 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो है ये टैक्स हर साल आपको देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स की वैल्यू जो है वो आधी हो जाएगी। अदरवाइज क्या होता था कि जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते थे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के थ्रू, तो 12 महीने तक आप वो नंबर रख सकते हैं, लेकिन 12 महीने के अंदर अंदर आपको उस स्टेट के नाम से जो है वो ट्रांसफर करना पड़ता था। तो इसलिए मतलब ये जरूरी था। अब इसको जो है वो खत्म कर दिया गया है, और ये वॉलेंट्री बेसिस पे आप कह सकते हो डिफेंस पर्सोनल ले सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं स्टेट और सेंटर के, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ को यूज़ कर सकते हैं वॉलेंट्री बेसिस पे। उनकी अपनी मर्जी है कि वो इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, नागपुर है, महाराष्ट्र के अंदर। अगला आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। क्वेश्चन क्या है,
कौन उस कमेटी को लीड करेगा जो कि रेवेन्यू लिटिगेशंस को देखेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो मैटर्स रेवेन्यू से रिलेटेड पेंडिंग पड़े हुए हैं, चाहे वो एक्साइज के हैं, चाहे वो आप कह सकते हो डायरेक्ट टैक्सेस के हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हो, उस कमेटी की जो है वो समीक्षा की जाएगी। और उस कमेटी उस कमेटी की रिपोर्ट कौन बना रहा है, ये है आशीष शिरदोंकर जी। सिर्फ नाम याद रखेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा ये क्वेश्चन। इसमें एक प्रॉब्लम सामने आई थी हमारे पास कि यार जो ये अपील्स होती हैं इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, ये 60 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी होती हैं। लेकिन रिसेंटली फरवरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक खुद ज्ञापन लिया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि एक मैटर आया कस्टम एक्साइज और सर्विस टैक्स का, जो कि अपील ट्रिब्यूनल से आया है, और वो 536 मतलब 536 डेज के बाद आया, जबकि टाइम पीरियड कितना था 60 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 90 दिन दिए जा सकते थे। लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने इतना दिन लिए, जिसके कारण इसके ऊपर एक कमेटी बनाओ जो समीक्षा करेगी कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम इसके अंदर ना लग सके। बस इतना ही आपने जो है वो थोड़ा सा याद रखना है। अगला आते हैं, निर्मला सीतारमन जी ने 12 तरह के प्रोजेक्ट त्रिपुरा में स्टार्ट किए हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, आप 12 तो नहीं याद रखोगे, जैसे कि 38 करोड़ रुपीस का एक जो है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंडेड इलेक्ट्रिक सबस्टेशन लगाया जा रहा है वेस्ट त्रिपुरा में। एक 20 करोड़ के 3 सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसा दे रहा है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट आपने नहीं याद रखने, त्रिपुरा के स्टूडेंट एक बार इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन त्रिपुरा के बारे में बाकी सारे स्टूडेंट याद रखेंगे। गवर्नर जो हैं वो सत्यदेव नारायण आर्या हैं, जो कि पहले हरियाणा के गवर्नर थे। चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव हैं। और यहाँ पे आपको 2 नेशनल पार्क्स मिल जाएंगे, एक तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क मिल जाएगा, एक राजबरी नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। और याद रखना है ये बर्थ एनिवर्सरी होती है दोस्तों किसकी, डॉक्टर विक्रम साराभाई की, तो जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। और ये दिन साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम और एनवायरनमेंट और सोसाइटी को किस तरह से हम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बेनिफिट दे सकते हैं उसको भी आगे बढ़ाता है। और 12 अगस्त इस बार का 102nd एनिवर्सरी रही है विक्रम साराभाई की बर्थ एनिवर्सरी। और इसी दिन इसरो ने जो है वो अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, जीआई सैट। याद रखना है जीआई सैट एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो इसका नाम क्या रखा गया, आई इन द स्काई, आई इन द स्काई की ऊपर से देखने के लिए। नेक्स्ट, आरबीआई ने टोकनाइजेशन जो है वो लैपटॉप और वियरेबल डिवाइसेस में भी बढ़ा दी है। टोकनाइजेशन का मतलब था कि आपको बार बार कार्ड डिटेल डालने की जरूरत नहीं थी, एक बार आप कार्ड डिटेल फीड कर दोगे उसके जरिए आपको एक टोकन दे दिया जाएगा, बार बार बस आपने उस टोकन को ही भरना है, आप अपने आप ही जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हो। पहले ये सिर्फ जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर था या टैबलेट्स के ऊपर था, लेकिन आरबीआई ने कह दिया कि आप अपने लैपटॉप, अपनी वियरेबल लाइक आप अपनी वॉच या बैंड से या आप अपने डेस्कटॉप से इसको यूज़ कर सकते हो, तो ये कह दिया है। सेबी ने कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को नए नए जो फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान है उसको लॉन्च करने के लिए 6 महीने का बैन लगा दिया गया है, क्योंकि जो पहले लॉन्च किए हुए थे फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान के थ्रू उसमें कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से जो है वो अमाउंट पे नहीं की गई थी नेट एसेट वैल्यू की, तो इसलिए इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। सेबी के बारे में याद रखना है, 1988 में इसको बनाया गया था, 1992 में इसका एक एक्ट बना, आजकल इसके हेड है अजय त्यागी। जस्टिस वनीत कोठारी जी को चीफ जस्टिस बनाया गया गुजरात हाई कोर्ट का। इससे पहले जो है जस्टिस विक्रम नाथ थे, याद रखना है, इससे पहले थे जस्टिस विक्रम नाथ, लेकिन अब बनाया गया है विनीत कोठारी जी को गुजरात हाई कोर्ट का। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही खास बात है इसके अंदर कि ये भी 2 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे, मतलब आज से सिर्फ 3 दिन के बाद ही ये क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो नया चीफ जस्टिस जो है वो कौन होगा, आर.एम. छाया होंगी, आर.एम. छाया, तो ये आपने याद रखना है। और साथ ही साथ आप याद रखोगे कि ये आर्टिकल 223 के अंदर आता है, 223, जिसके तहत जो है वो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट, आरबीआई ने जो पीपीआई मास्टर डायरेक्शंस हैं पीपीआई से रिलेटेड वो जारी की हैं, मतलब मास्टर डायरेक्शंस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। पहले क्या होता था कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते थे, आप कह सकते हो क्लोज्ड, ओपन और आप कह सकते हो सेमी क्लोज्ड। लेकिन अब जो है वो इसकी 2 कैटेगरीज बना दी गई हैं, स्मॉल पीपीआई या फुल केवाईसी पीपीआई। अगर स्मॉल पीपीआई है तो इसका मतलब आपको केवाईसी पूरा नहीं करना, सिर्फ मिनिमम डिटेल देके आप पीपीआई होल्डर जो है मतलब उसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हो, दोनों में बाय डिफॉल्ट है। इसमें फंड ट्रांसफर और कैश विड्रॉल नहीं कर सकते अगर आपका फुल केवाईसी नहीं है, लेकिन अगर फुल केवाईसी है तो कर सकते हैं। इसमें अप टू 10,000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो सकता है, लेकिन एक साल के अंदर 1.2 लाख से एक्सीड नहीं कर सकता। इसमें पहले 1 लाख था लेकिन अब 2 लाख कर दिया आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कितना भी हो सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर स्मॉल पीपीआई से आपने फुल केवाईसी पीपीआई में जाना है तो 24 महीने के अंदर अंदर जाना होगा जिस टाइम पीरियड पे आप पीपीआई बने हो, मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बने हो। तो
तो ये आपने थोड़ी सी गाइडलाइंस याद रख लेनी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एक लास्ट हमारे पास पॉइंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 11th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग को संबोधन किया। जो हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं वहीं करेंगे इसको, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसके पास है? इंडिया के पास है। 2021 की 15 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया ब्रिक्स के। और ब्रिक टर्म जो है वो जिम ओ'नील ने जो है वो उसको बनाया था, और बाद में जो है वो इसके अंदर साउथ अफ्रीका जुड़ा 2010 के अंदर। और ब्रिक्स एट द रेट 15 इसका थीम है। और इसमें एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग में एक साथ में टाई अप किया गया है कि एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसको नाम दिया गया बार्प। याद रखोगे, बी मतलब ब्रिक्स, ए मतलब एग्रीकल्चर, आर मतलब रिसर्च, पी मतलब प्रोग्राम। ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम, जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज आपस में मिलकर एग्रीकल्चर कॉपरेशन के ऊपर काम करेंगे। और एक एक्शन प्लान 2021 से लेकर 24 तक का अडॉप्ट किया गया, जो भी एग्रीकल्चर कॉपरेशन के लिए होगा ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में। अगला आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। 28 अगस्त का क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा ऐसा रूलर था पहला पूरे इंडिया के अंदर जिसने इंडियन नेवी की सुप्रीमेसी इंडियन अरेबियन सी में जो है वो अपनी पूरी तरह से स्थापित कर ली थी। और मैंने बताया था कि वो चोला डायनेस्टी के रूलर्स हैं, क्योंकि सारे ही चोला डायनेस्टी के हैं। और राजा चोला जो हैं वो सबसे बेहतरीन रहे इस काम के अंदर। उन्होंने मतलब आप कह सकते हो कि अपने बेटा जो थे राजेंद्र चोला, ये उनके बेटे हैं, तो उनकी हेल्प से बाद में उन्होंने भी मतलब इस नेवी का भरपूर जो है वो प्रयोग किया। और इतनी ज़्यादा अच्छी नेवी को इस्टेब्लिश किया कि इन्होंने, माना जाता है कि 12,000 से ज़्यादा आइलैंड्स मालदीव्स और मालदीव्स के आसपास वाले कैप्चर कर लिए थे। और श्रीलंका तो इन दोनों ने मिलकर जो है वो पूरा का पूरा ही कैप्चर कर लिया था। तो मतलब बहुत बड़ा रोल रहा है। उस टाइम पे श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था, तो पूरा एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो याद रखना है दोस्तों, राजा राजा वन। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? बहुत ही सिंपल है। ग्रेट सिल्क रूट इंडियंस, कौन से इंडियन थे जिसने ओपन किया था? तो आप राजा का भी नाम बताओगे और साथ में आप उनकी डायनेस्टी मतलब उनके वंश का भी नाम बताओगे। दोनों चीजें आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। और दोस्तों अपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मैं तीनों चीज़ों का वेट कर रहा हूं। अगर आप इन तीनों चीज़ों करोगे, आपके लिए इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुमूल्य है, क्योंकि ये एक मोटिवेशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पे लेके जाता है। और आप इस बेल बटन को प्रेस करेंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से आप वीडियोस को जो है वो देखते रहें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा खुश रहें, स्माइल इसी तरह से करते रहें, क्योंकि आप स्माइल करोगे तो आपको देख के यार आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे, वो खुश रहेंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी जिसमें आपका जो हमेशा संतुलन जो है वो बना रहेगा। तो देखो एक चीज़ से कितना इफेक्ट, और वो चीज़ क्या है? सिर्फ स्माइल करना है। बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुमूल्य सी एक चीज़ है, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं है। और आप आराम से इसको दूसरे बंदे को प्रदान कर सकते हो। और कितनी अच्छी चीज़ जो है वो बनाई है एक चेहरे के ऊपर कि आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर। और आपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके काम नहीं करना, खुश रहे हमेशा।